नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप आकलन परीक्षा की तैयारी करते हैं और आपको यह लग रहा है कि हम 2 नंबर 4 नंबर से फेल कर जाते हैं या आप इसके पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा दिए आप नहीं पास कर पाए, तो हम सिर्फ उसी बेस पर आपको यहाँ पर जैक मॉडल पर आधारित सारे प्रश्नों को लेकर के आते हैं, जिससे कि आप 2-4 नंबर से जो फेल करने की आपको लगता है वो आप यहाँ पर जरूर पास कर जाएंगे और बहुत ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ यहाँ पर सिर्फ लाइफ टाइम वैलिडिटी 501 रुपये दे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सारे नोट्स, सारे पीडीएफ और सारे वीडियो और साथ में मॉक टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं और 101% आपको पास करने की सफलता की गारंटी हमारा यूट्यूब टीम देता है, यदि आपको जितने नोट्स और पीडीएफ दिए जा रहे हैं यदि उसको आप देख लेते हैं। तो अभी चलते हैं। आज हम यहाँ किसी भी वस्तुओं को चुनने, छांटने या अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, पृथक्करण, वृक्ककरण, घुलनशील या सरलीकरण। देखिए हम लोग को सभी जगह पर जो होता है, किसी भी वस्तु को मान लीजिए कि चावल है, ठीक है, चावल है, उसमें थोड़े से डंठल है, कूड़े हैं और इस तरह से भूसे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? अलग करते हैं। अलग करना को क्या कहलाता है? पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण करना मतलब अलग अलग करना। यानी अगर यहाँ पर देखते हैं आप बालू को देखते हैं ना, तो उसमें महीन बालू भी होता है और मोटा बालू भी होता है। तो महीन और मोटा बालू को हम क्या कर लेते हैं? जब उसको चलना विधि, चालने की तरफ से जब करते हैं या छानने के चलना विधि से, तो उसमें क्या होता है कि महीन बालू अलग होता है और मोटा बालू अलग हो जाता है। तो इस तरह से 2 तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो इसी को अलग अलग मिक्सअप चीज को जो एक दूसरे में मिला हुआ है उसको आप अलग अलग करते हैं, चुनते हैं, छांटते हैं, वह कौन सा गुण कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण से एक प्रश्न पक्के आने वाले हैं। अब देखिए किसी मिश्रण में से किसी भी मिश्रण मिक्सअप कर दीजिए आप, ठीक है, जैसे आप चाय पत्ती और यहाँ पर चीनी को मिक्सअप कर दिया, अब उसमें से चाय पत्ती अलग करना है, चीनी अलग करना है, तो वो जिस विधि से अलग होगा उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर पृथक्करण। ठीक है, अब देखिए लेकिन किसी मिश्रण में अवांछित या अनुपयोगी पदार्थ को हाथ से चुनकर अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? देखिए आपके घरों में आप देखते होंगे, आप अपने घरों में देखते होंगे, जब चावल माताजी बनाती हैं तो चावल जैसे कुछ मिक्स जो देहाती चावल होते हैं उसमें देखते थोड़े थोड़े जो होते हैं धान के भी कण होते हैं, तो उसको माताएं बहनें क्या करती हैं? उनको छांट देती है या हाथ से जो चुनने लायक रहता है, बहुत कम मात्रा में यदि कोई चीज मिक्स है तो उसको हाथ से चुन करके अलग कर देती है। तो उस प्रक्रिया को हाथ से चुनकर जो हम अलग कर सकते हैं उस विधि का नाम है, देखिए, हस्त चयन विधि या हैंड पिकिंग मेथड इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो बहुत यदि कम मिश्रण मिला हुआ है और उसको हाथ से चुन करके यदि आप अलग कर सकते हैं तो उसको हस्त चयन विधि कहते हैं। तो आपको ये बहुत चीज बारीकी से दानों में से, देखिए चावल के दानों में से डंठल या कंकड़ को अलग किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है? तो चावल के दानों में से डंठल की बात करेंगे तो वो हाथ से चुन करके हम लोग अलग कर लेते हैं, इसलिए उस प्रक्रिया का नाम हो जाएगा हस्त चयन विधि। तो जिसको हाथ से चुन करके आप अलग कर सकते हैं वो कहलाता है, देखिए, हस्त चयन विधि। ठीक है, अगला है डंडियों से अन्न कण या अनाज के कणों को अलग अलग करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? हस्त चयन विधि कहते हैं, थ्रेसिंग विधि कहते हैं, अवसादन या कोई नहीं। देखिए जब दाल में गेहूं लगा हुआ था, जब यहाँ पर गेहूं का दाने को आप देखे होंगे, गेहूं का दाने इस तरह से लगे रहते हैं ना, ये पूरे सेट में है। ये गेहूं को काट करके हम लोग क्या करते हैं? तो ले लाते हैं या अपने घरों में या हम लोग बोलते हैं खरिहानों में ले जाते हैं ना। अब वहाँ पर क्या करते हैं? तो गेहूं का डंठल सहित जो होता है, अभी गेहूं का दाना भी उसमें लगा हुआ है और डंठल भी लगा, उसको साथ के हम लोग एक मशीन में डाल देते हैं। और मशीन में डालना वो क्या कहलाता है? तो आप लोगों ने सुना होगा कि जाओ थ्रेसर ले लाओ, थ्रेसर से कटाई करवाएंगे। तो ये थ्रेसर ही है जिसमें एक पूरे पदार्थ को, एक पूरे यहाँ पर जो है आपको एक फल कह लीजिए या अन्न कण कह लीजिए, उसको अनाज के कणों से अलग करने के प्रक्रम को हम लोग थ्रेसिंग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग विधि कहते हैं। गेहूं के फसल में गेहूं के दाने को अलग किस प्रक्रिया के तहत करते हैं? गेहूं के फसल में
गेहूं के दाने को अलग किस प्रक्रिया के तहत करते हैं? गेहूं का फसल होता है ना, तो फसल को हम लोग काट करके क्या ले लाते हैं? तो खरिहान हम लोग कहते हैं देहात में, खरिहान में ले लाते हैं ना। तो ये खरिहान में फसल आता है, तो इसको किस प्रक्रम के द्वारा गेहूं का दाना अलग और यहाँ पर जो डंठल होता है वो अलग भूसा बन जाता है, किस प्रक्रम के द्वारा? तो ये है देखिए आपका थ्रेसिंग विधि। ये कौन सा विधि है? थ्रेसर से हम लोग उसको काम करते हैं, इसलिए थ्रेसिंग विधि कहलाता है। ठीक है, तो सारे को हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे जो जो आपकी किताब में आया है, और ये बार बार पूछा गया है। किसी मिश्रण के अवयवों को वायु द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वायु द्वारा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो होता है, हम अगर रहर के दाल की बात करें तो रहर का जब पिटाई होता है तो उसमें से क्या होता है, रहर का पूरा पेड़ होता है, जिसके कारण पीटने के बाद जो होता है कि रहर के दाल रहर निकल जाता है, और उस पर जो होता है क्या होता है, तो आपको बहुत से क्या होते हैं ऊपर, उसके ऊपर जो है छिलके बुकले बहुत से चीज़ रहते हैं, तो उसको हम लोग को अलग करना रहता है। तो देखिए कम मात्रा में किसी चीज़ को हटाना हो तो हस्तचयन विधि, और उसी से अन्न और कण के अलग अलग करना है तो थ्रेसिंग विधि। लेकिन इसको हम लोग कहते हैं ओसाना, कहते हैं ना। तो इसमें क्या होता है ओसाना में, आजकल क्या करते हैं लोग, यदि प्राकृतिक हवा वायु बह रही है तब तो उसमें सीधे सूप में लेकर के यदि हम ओसाते हैं तो जो रहर मेरा कण का दाना था वो नीचे गिर जाता है, और जो भूसी होते हैं उसको क्या करते हैं, तो वो अब वायु की सहायता से अगर वायु बह रही है तो वो जो है अलग हो जाते हैं, यानी दोनों अलग अलग हो जाते हैं, भूसे और यहाँ पर दाने। उसी तरह से यहाँ पर भी उसको हम लोग कहते हैं ओसाना, देहात में कहते हैं ओसाना, या नहीं तो उसी को निष्पावन विधि कहते हैं। लेकिन इसमें हवा की जरूरी होती है, वाइनिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें हवा के जरूरी होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइनिंग कहते हैं। ठीक है, वाइन नोइंग कहते हैं। ठीक ना, आगे देखिएगा यहाँ पर आप, बालू और सूखी पत्ती, बालू और सूखी पत्तियों के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? बालू और सूखी पत्तियां, मान लीजिए कि बालू है उसमें बहुत से सूखी पत्तियां का मिश्रण दिया गया है, तो वो किस विधि से यहाँ पर अलग कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही विधि से एक को किया जा सकता है, एक से ज़्यादा विधि से भी उसको किया जा सकता है। तो उस समय आपको देखना है कि आपके ऑप्शन में क्या आ रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन में क्या आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखेंगे हमारा ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है, देखिए हस्तचयन विधि। तो हस्तचयन विधि में तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत अगर कम मात्रा में होगा तब तो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में होगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ओसाना या निष्पावन, तो हम इसको ओसा सकते हैं, या नहीं तो वो क्या था, चालन विधि था, चाल भी सकते हैं। तो ओसाना में भी जा सकता है, चालन में भी जा सकता है। ठीक ना, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य रूप से दिया गया है वो आपका ओसाना में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा रहर के दाल और उसकी पत्तियों को अलग किस प्रक्रम के द्वारा के तहत किया जा सकता है? तो रहर के दाल है उसको जब क्या करते हैं हम लोग, सूप में ले करके उसको हवा मारते हैं और उसके बाद ओसाते हैं, क्या करते हैं, ओसाना। तो ये ओसाना विधि द्वारा जो है रहर के दाल, यहाँ पर रहर के दाल गिर जाता है, और एक जगह देखेंगे तो यहाँ पर क्या गिर जाएगा आपका, इधर जो है आपका भूसा गिर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ओसाना विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, विभिन्न माप वाले ठोस अवयवों को चलनी द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ऐसे आप देखे होंगे विभिन्न माप के, मतलब विभिन्न आकार के, चलनी का जो होता है दोस्त वो बहुत ही आकार के उसके छन्ने होते हैं, कुछ महीन आकार के होते हैं, कुछ मोटे आकार के होते हैं, कुछ बड़े माप के उसके हॉल होते हैं। तो इस तरह से जो छन्ना होता है वो अलग अलग माप के होते हैं, उसके माप के अनुसार, उस वस्तु के अनुसार जिससे हमको छानना रहता है। तो विभिन्न माप वाले ठोस अवयव को चलनी द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो चलनी द्वारा अलग करते हैं तो उसको लोग चालन विधि कहते हैं, चालते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर आटा को घरों में लाते हैं, गेहूं का आटा पिसवा करके, तो उसमें कुछ मोटे कण होते हैं और कुछ पतले कण होते हैं। तो जब हम चलनी से क्या करते हैं, उसको आटा चालने का जो छोटा छेद वाला चलनी आता है तो उसको हम लोग चालते हैं। देहात में लोग कहते हैं कि चालते हैं। तो चाल करके जिसमें अलग अलग चीज करते हैं, तो मोटा चीज चोकर हो जाता है चलनी पर, और पतला जो आटा हो जाता है उगा जाता है थाल में, या जिसमें आप रह के चाल रहे हैं उसमें। तो ये अलग अलग हुआ ना, जो एक में मिक्सअप था, तो ये चालन विधि कहलाएगा। तो आटा में से चोकर को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? हस्तचयन विधि, चालन विधि, निष्पावन विधि या थ्रेसिंग विधि। तो आप देखिए हस्तचयन विधि से तो इसमें चुना नहीं जा सकता है, लेकिन चालन विधि, चलने की तरफ से हम इसको जब चालते हैं तो आटा होता है अलग, और यहाँ पर
जो यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, आटा हो जाता है अलग और चोकर हो जाता है अलग, तो उसको हम लोग चालन विधि से करते हैं। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न आपका हाई स्कूल एग्जाम में जो है बहुत प्रश्न ऐसा आया हुआ था जो खाली आपको हम बता दे रहे एनसीईआरटी किताब का ही था, और यहाँ पर लोग बहुत अच्छे अच्छे पढ़ के चीज गए थे लेकिन कोई भी नहीं पढ़ा। और जो एनसीईआरटी का देखिए पाठ्यक्रम पढ़ के गए थे, नोट्स पढ़ के गए थे, उनका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो आप देखिए कोई भी एग्जाम दे रहे हैं 10 तक का टेक्स्ट बुक यदि आप पढ़ लेते हैं उसका नोट्स, तो आपको समझिए कि पक्के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और उसका वीडियो भी देख लेते हैं। तो ठीक है, अब देखिए बालू के मोटे और पतले कण को अलग अलग किस विधि से करते हैं। देखिए बालू में मोटा और पतला दोनों कण मिला हुआ रहता है, उसको किस विधि द्वारा हम लोग अलग अलग करते हैं। हस्तचयन विधि, निष्पावन या ओसाना विधि, चालन विधि या थ्रेसिंग विधि, किस विधि से हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा तो बालू के मोटे और पतले कण आप देखते होंगे जब आप लोग घर बनाते हैं ना, घर बनाते हैं हम लोग, तो घर बनाते हैं तो देखिए मोटा बालू गिर जाता है कभी कभी, और हमको उसका क्या करना रहता है, प्लास्टर में यूज करना रहता है उसी बालू को। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इस तरह से यहाँ पर जो है एक दाना वाला छलनी रहता है, और इसमें जा जाके क्या करते हैं बालू मारते हैं, तो बालू देखिएगा नीचे पतला वाला गिरते जाता है और मोटका वाला देखिएगा एने आ जाता है। तो पतला और मोटा को जो अलग की हम किससे किए हैं, तो चलनी से न किए हैं, तो चलनी से किए हैं तो कौन विधि होगा बताइए, तो चालन विधि होगा जी। तो यहाँ पर चावल में मिले धूल के कण को किस विधि द्वारा अलग करते हैं, चावल में मिले धूल के कण को किस विधि द्वारा अलग करते हैं। हस्तचयन विधि होगा नहीं, निष्पावन सावन होगा नहीं, अवसादन होगा नहीं। देखिए निस्तारण विधि, निस्तारण विधि में क्या होता है, जैसे पानी में क्या होता है, पानी में किसी चीज को जब हम डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि मोटे या पतले कण जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और मोटे कण जो ऊपर होते हैं जिसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। जब चावल धोते हैं तो आप लोग देखते होंगे, ठीक ना। अब तो बहुत में कण होते ही नहीं है, लेकिन पहले की बात है तो बहुत से चावल में होते भी हैं, तो उसको इसी विधि से हम लोग करते हैं ना। देखिए बर्तन की तली में पदार्थ के भारी कणों का बढ़ जाना क्या कहलाता है। बर्तन की तली में ना, जैसे पानी आप लेंगे और पानी डालेंगे तो उसमें पदार्थ का भारी कण जो नीचे बढ़ जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, हस्तचयन विधि, अवसादन विधि, निष्पावन विधि या निस्तारण विधि, क्या उसको हम लोग कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो बर्तन की तली में पदार्थ का भारी कण का नीचे बढ़ जाना जो है क्या कहलाता है, हस्तचयन विधि, अवसादन विधि, निष्पावन या निस्तारण विधि क्या कहलाता है। तो देखिए इसको जो हम लोग यहाँ पर कहते हैं उसको अवसादन विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है किसी द्रव और ठोस के मिश्रण से ठोस को छलनी द्वारा अलग करने की विधि को क्या कहते हैं। ठीक है, छलनी द्वारा अलग करने की विधि को क्या कहते हैं ये आपको बताना था। देखिए छलनी के द्वारा हम लोग करते हैं, किसके द्वारा यहाँ पर दे रहा है, छलनी के द्वारा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको देखिए निस्यंदन विधि कहते हैं या छानना विधि कहते हैं। ठीक है, जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कि गेहूं है, या मान लीजिए आपको यहाँ पर जैसे दाल है और उसके ऊपर जो है बहुत से जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, छोटे छोटे अरहर के दाल के जो पत्ते हैं वो है, और जब हम उसको खाना के रूप में बनाने जाते हैं तो उसको क्या करेंगे, पानी में जब डालेंगे, एक टब लेते हैं और उसमें पानी है, इसमें जब हम डालेंगे तो देखिएगा पत्ता ऊपर छल जाएगा और अरहर का दाल जो है वो नीचे बैठ जाएगा। तो ये छलनी से जो हम लोग कहते हैं तो उसको छानना कहते हैं। चलनी से देखिए चालना, एकदम याद रखिएगा, चलनी से जो चालेंगे चलना, चलनी से जो चाल के अलग करेंगे चलना हो गया, और छान के जो अलग करेंगे उसको छानना या फिल्ट्रेशन या निस्यंदन विधि के रूप से जानते हैं हम लोग। ठीक है, चाय से चाय की पत्ती को अलग कैसे करते हैं, अवसादन विधि, निष्पावन विधि, अवकारी विधि या निस्यंदन विधि। तो यही विधि है, निस्यंदन ही तो है। ठीक है, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे जल है ना, ये मेरा एक टब है, उसमें जल है, ठीक है, क्या है आपका जल है, इसको नीचे से जब बर्नर दे करके गर्म करेंगे तो ये जल क्या होगा, वाष्प में उड़ते जाएगा। तो जल को गर्म करने पर जो वाष्प में उड़ते जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन। तो उस प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाष्पन या वेपोराइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जल से नमक को अलग किस प्रक्रम से करते हैं। जल से नमक को अलग किस प्रक्रम द्वारा करते हैं, हस्तचयन विधि द्वारा,
निस्तारण विधि, वाष्पन विधि या कोई नहीं, ठीक है। न तो हस्तचयन होगा, न तो निस्तारण होगा, एक बच्चा वाष्पन। देखिए होता क्या है, आपको बता दे रहे हैं, जैसे जल में आपने नमक डाल दिया है, अब उसको अलग करना है, तो आप क्या कीजिएगा, जल में नमक मिला हुआ मिश्रण को हम एक जार में रखेंगे, ठीक है। इस जार में रख दिए हैं। अब नीचे से जब आप गर्म करते हैं तो जो इसमें पानी का कण होगा ना, वो ऊपर उड़ करके वाष्पन विधि द्वारा अलग होता जाएगा, और जब लास्ट में आप देखेंगे तो नीचे सफ़ेद सफ़ेद भाग नीचे बढ़ जाएगा। यही सफ़ेद भाग जो नीचे बैठ रहा है ना, वो नमक है। वो क्या है, आपका नमक है, ठीक है। वो क्या है, नमक है। तो जल से नमक को अलग करने का प्रक्रम जो है वो क्या कहलाता है आपको, तो जल से नमक अलग करने का प्रक्रम वाष्पन ही है। इसी के तहत जल से नमक अलग होता है। जल से चीनी को अलग करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, तो जल से चीनी कैसे अलग क्रम करें, हस्तचयन से, निस्तारण से, वाष्पन से या कोई नहीं। तो जल से चीनी को अलग जो हम लोग करेंगे यहाँ पर वाष्पन विधि के तहत ही करते हैं, ठीक है। अब यह किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, मानसिक विकार, गणितीय विकार, भाषा विकार या पठन विकार। डिसलेक्सिया हमने अभी आपको बताया था लक्स साबुन को लेकर के, लक्स से हो गया लेक्सिया, और लेक्सिया में बच्चा पढ़ने में गलती किया था, वो पढ़ा था क्या चीज, लुक्स पढ़ दिया था। तो ये पठन संबंधित विकार के लिए होता है, पठन विकार के लिए होता है। ये आप देखिएगा जेटेट पे भी आया हुआ है 2 बार, सीटेट में तो अभी तक अनगिनत बार आया हुआ है, और यदि आप आगे भी परीक्षा दे रहे हैं तो ये पक्का प्रश्न आपको आने वाला है, सबसे 100% इसी से होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, एलेक्सिया किससे संबंधित है, तो देखिए लेक्सिया दिमाग में जाते हैं, लेक्सिया लक्स से संबंधित है। लक्स को बच्चा लुक्स पढ़ता है, गलत पढ़ता है, इसलिए पठन विकार से है। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा पठन विकार। और ये भी आपका जो है यहाँ पर सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। राम जो है सा को वाज पढ़ता है, राम जो है सा को वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से प्रभावित है, यह यूपी टेट और एमपी टेट का आया हुआ प्रश्न है। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया, डिस्ग्रेफिया। तो देखिए पढ़ने वाला जो होता है वो लेक्सिया होता है, क्या होता है, लेक्सिया होता है, तो डिसलेक्सिया होगा। कैलकुलिया देखिए गणित के लिए होता है, तो ये मैथ विकार के लिए होता है। अफेजिया होता है वो मौखिक विकार के लिए होता है, और ग्राफ जो होता है हम लोग लिख करके बनाते हैं तो वो लिखित संप्रेषण के लिए होता है। एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, यह किस विकार से प्रभावित है, यह सीजी टेट का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। डिसलेक्सिया है, अफेजिया है, डिसकैलकुलिया है या डिसफेजिया है, क्या है, बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, यानी पढ़ने में गलती कर रहा है ना, तब पढ़ने में गलती कर रहा है तो वो पठन संबंधित विकार होगा, और पठन संबंधित विकार के लिए हम लोग लक्ष्य से याद किए, लक्ष्य से लेक्सिया होगा, ठीक है। तो चलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बच्चा 2 + 2 को 5 कह रहा है, 2 + 2 को 5 कह रहा है, और 2 × 8 को 15 कह रहा है, यह किस विकार से संबंधित है, ये आपका यूपी टेट और सीजी टेट दोनों में आए हुए हैं। एलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है या अफेजिया। देखिए ये 2 + 2 + 5 क्या है, ये कैलकुलेशन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, 2 × 8 × 15 कैलकुलेशन कर रहा था। कैलकुलेशन मतलब कैलकुलिया, कैलकुलेशन मतलब एकदम कैलकुलिया, और इसको याद रखिए कैलकुलेशन से कैलकुलिया और कैलकुलेटर, तो कैलकुलिया से संबंधित है। कैलकुलिया किस में है, तो डिसकैलकुलिया सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों में त्रुटि कर रहा है, गणित से संबंधित प्रश्नों में त्रुटि कर रहा है, या किस विकार से संबंधित है, तो गणित का हम लोग क्या करते हैं, याद कर लो भाई, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, कैलकुलेटर करते हैं, तो कैलकुलेशन से कैलकुलिया बनता है, तो कैलकुलिया किस में है, तो डिसकैलकुलिया देखो यहाँ पर दिया हुआ है ए में, ये ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी हमने आपको जो ट्रिक बताया ना, वो आपको 101% सुपर काम करेगा अगर उसको आप दिमाग में बैठा लेते हो, तो कभी भी एकदम दिमाग बैठा लेते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कोर्स में ज्वाइन करने में भाई चूको नहीं तो आपको जो है ना 1-2 नंबर से जब फेल करोगे ना, तो ये याद आ जाएगा कि यहाँ पर हमने बहुत ही मिस्टेक किया। तो 501 रुपये आप लोग जो देख रहे हैं वो एक दिन 5001 रुपये की कमी हो जाएगी। तो आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पर जुड़िए, और यहाँ पर सारे नोट्स कोर्सेज को परचेज करते हुए पढ़ते रहिए। डेली आपको मिल रहा है, और एक ही नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे झारखंड जीके हो, सबको इस तरह से बताया जा रहा है कि आपके दिमाग में एक ही बार में आ जाएगा। एक बच्चा लिखने में अक्षमता प्रकट कर रहा है, कौन विकार है, एक बच्चा लिखने में अक्षमता प्रकट कर रहा है, तो लिखने में अक्षमता यानी लेखन विकार होगा भाई, लेखन विकार होगा, ठीक है। तो लेखन विकार तो लिखने के लिए कौन होता है, तो हम बताए थे अभी ना कि ग्राफ को हम लोग लिख करके बनाते हैं, ग्राफ को लिख करके बनाते हैं, तो ग्राफ को लिए होता है ग्राफिया, ग्राफ के लिए ग्राफिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया, ग्राफिया इसी में जुड़ा हुआ डिसग्राफिया होगा, ठीक है। चलिए एक बच्चा मौखिक रूप से भाषा का संप्रेषण नहीं कर पा रहा है,
भाषा का संप्रेषण नहीं कर पा रहा है तो वो असहाय महसूस कर रहा है, अफेज महसूस कर रहा है, तो उसको हम लोग अफेजिया कहते हैं। अफेजिया। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को क्या कहते हैं? तो अभी तो बताएं, सीखने में असहाय महसूस करता है तो यानी फेज, वो गलत उसको लगता है तो उसको फेजिया से कहते हैं, तो डिस्फेजिया होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पदार्थ जिन्हें आसानी से हाथों से दबाया जा सकता है वे पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? जिन्हें आप अपने हाथों से दबाते हैं तो दब जाता है, क्या कहलाते हैं? उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं, कोमल पदार्थ कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं या गैस पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? जिनको हम हाथों से आसानी से दबा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, कोमल पदार्थ। वैसे पदार्थ जिनको आसानी से दब जाता है तो आप कहते हैं बहुत ही कोमल है, और जो नहीं दबते हैं उनको कहते हैं बड़ा कठोर है, कहते हैं ना, तो ये कोमल पदार्थ कहते हैं। उसको हम यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अगला है, पदार्थ जिन्हें हाथों से आसानी से नहीं दबाए जा सकते हैं उन्हें कौन सा पदार्थ कहते हैं? कोमल पदार्थ, कठोर पदार्थ, द्रव पदार्थ या ठोस पदार्थ। तो उन्हें कौन से पदार्थ कहते हैं जिन्हें आप हाथों से आसानी से नहीं दबा जा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं? उसको हार्ड सब्सटेंस कहा जाता है, उसको कठोर पदार्थ कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर पदार्थ। अगला देखिएगा, जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जल में घुलनशील, गैस में घुलनशील, वसा में घुलनशील या कोई नहीं। तो जो पदार्थ पानी में आसानी से घुलते हैं, जल में आसानी से घुलते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं जल में घुलनशील। ठीक है, जल में घुलनशील कहते हैं। अगला, जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है उन्हें क्या कहते हैं? जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जल में घुलनशीलता, जल में अघुलनशीलता, वसा में घुलनशीलता या कुछ नहीं। तो जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं उसको हम कहते हैं जल में यह अघुलनशील है। जल में क्या है? अघुलनशील है, उन्हें कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर नमक किस में घुल जाता है? आपको बताना है कि नमक किस में घुल जाता है। तेल में घुलता है, वसा में घुलता है, जल में घुलता है या किसी में नहीं घुलता है। तो नमक जो है देखिए तेल में नहीं घुलता है, वसा में नहीं घुलता है, लेकिन यह जो है जल में घुल जाता है। देखिए कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो किसी में घुलते हैं और किसी में नहीं घुलते हैं। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है आपको। ठीक है, ये नमक किस में घुल जाता है, ये आपका हाई स्कूल परीक्षा में पूछा हुआ आया हुआ सारा प्रश्न है। ठीक है, देखिएगा, मिट्टी का तेल किस में घुलनशील? आपको बताना है कि जो हमारे यहाँ मिट्टी की तेल होती है वो किस में घुल जाएगी? जल में घुलती है, पेट्रोल में, नमक में या कोई नहीं। तो देखिए मिट्टी का तेल जो होता है जब उसको आप जल में डालेंगे, जल की बात करें, जब उसको हम जल में डालेंगे तो यह जल में घुलनशील नहीं होने के कारण वो तैलीय पदार्थ के रूप में छोटा छोटा ऊपर बुलबुला के रूप में बन जाता है। अगर घुल जाएगा तो पूरा सोलेबल होगा, किसी का पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ डाला गया है। पेट्रोल में, तो देखिए पेट्रोल में जब हम मिट्टी का तेल डालते हैं, डीजल में मिट्टी का तेल डालते हैं तो सोलेबल हो जाता है, वो पूरा के पूरा घुल जाता है, जिसके कारण देखते हैं कि आजकल लोग कहते हैं कि अरे पेट्रोल में मिट्टी आके तेल वाटर डालता है का। तो इसलिए मिल जाता है तब तो डाला जाता है और उसका काम भी कर लेता है। तो इसलिए मिट्टी का तेल जो है वो पेट्रोल में घुलनशील है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जल में घुलने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? आपको बताना है। कुछ ऐसे भी गैस है जो जल में घुलती है। तो जल में घुलने वाली महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार जल में घुलने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है वो आपका ऑक्सीजन गैस, O2 गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, इसीलिए जलीय जीव जंतु जो है जल में भी रह करके अंदर ऑक्सीजन होने के कारण वो श्वास लेते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो जल में घुलनशील होता है। आगे देखिएगा, यहाँ पर नोट्स जो परचेज कर उनके लिए नोट्स दिया हुआ है, आप सभी अच्छे से पढ़ लेंगे नोट्स को। देखिए, जल में तैरने वाला पदार्थ को कहते हैं, जल में तैरने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्लावक कहते हैं, पलायन कहते हैं, घुलनशील कहते हैं या दाह्य पदार्थ कहते हैं। तो जल में जो घुलने वाला पदार्थ होता है उसको उत्प्लावक कहते हैं, और इस क्रिया को जो जल में वो तैरने वाले पदार्थ को होते हैं उसको उत्प्लावकता भी कहते हैं। इसी कारण देखिए जब बाल्टी जो है यहाँ पर क्या होती है, जल के अंदर जब रहती है तो आपको हल्का महसूस होता है। क्या होता है? हल्का महसूस होता है। ये कौन सी बल के कारण? उत्प्लावन बल के कारण। लेकिन जैसे बाहर आती है तो आपको भरा होने के कारण भारी महसूस होने लगता है। ठीक है, तो जल में ये उत्प्लावन बल एक काम करते रहता है। आगे, चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर खींचते हैं, चुंबक जो है क्या करते हैं? तो पदार्थों को अपनी ओर खींचते हैं। तो चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, घुलनशीलता या अघुलनशीलता। तो चुंबक जिन पदार्थों को, ये चुंबक है, अगर ये काटी है, ये खींच करके यहाँ पर आ जाता है
तो चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर खींचते हैं उसको हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? चुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर नहीं खींच पाता है उन पदार्थों को क्या कहते हैं? चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर नहीं खींच पाता है उन पदार्थों को क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, दहनशील पदार्थ या घुलनशील पदार्थ क्या कहते हैं? तो चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर नहीं खींच पाता है उसको हम लोग कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ में अब क्या क्या आएंगे, तो आगे और भी प्रश्न आ रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कौन चुंबकीय पदार्थ है, आपको बताना है कि इसमें कौन चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ कौन होते हैं? जिसको चुंबक अपनी ओर खींच सकता है। तो चुंबक अपनी ओर किसको खींचता है? तो धातु पदार्थ को सबसे ज्यादा करके खींचता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है लोहा, निकेल, कोबाल्ट या सभी। तो देखिए, लोहा, निकेल, कोबाल्ट सभी धातु है और सभी को चुंबक अपनी ओर खींच सकता है, इसलिए इसमें राइट आंसर जो होगा सभी होगा। ये सभी चुंबकीय पदार्थ ही हैं। अगला है यहाँ पर देखिएगा, इनमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है? इनमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है आपको बताना है। लकड़ी, प्लास्टिक, फाइबर या सभी। तो देखिए, जो चुंबक के और नहीं खींचा पाते हैं उसको अचुंबकीय पदार्थ हम लोग कहते हैं। और इस अचुंबकीय पदार्थ में लकड़ी भी नहीं खींचाता है, प्लास्टिक भी नहीं और फाइबर भी नहीं, यानी इसका राइट आंसर सभी होगा। यानी लकड़ी, प्लास्टिक, फाइबर ये सभी अचुंबकीय पदार्थ है। ये सभी कौन सा पदार्थ है? अचुंबकीय पदार्थ है। आगे हैं, कुछ पदार्थों को आर पार देखा जा सकता है। कुछ पदार्थों के आर पार देखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, घुलनशील या चुंबकीय। तो कुछ पदार्थों को जब हम एक साइड से दूसरे साइड देखते हैं तो वो आर पार देखा जा सकता है, आर पार हो जाता है, उसको हम लोग देखिए पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आगे देखेंगे, कुछ पदार्थों के आर पार नहीं देखा जा सकते। जब कुछ पदार्थ आप लीजिएगा उसके एक साइड से दूसरे साइड देखना चाहिएगा तो नहीं दिखाई पाता है, उस नहीं देख पाते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, चुंबकीय या घुलनशील। तो उसको जो है यहाँ पर अपारदर्शी पदार्थ के रूप में जाना जाता है, अपारदर्शी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, इनमें कौन पारदर्शी पदार्थ है? पारदर्शी माने ऐसा वस्तु कौन है जिसको एक साइड से देखेगा तो दूसरे साइड भी आप देख सकते हैं। कांच। तो देखिए, कांच जो नॉर्मल कांच होता है उससे हम एक तरफ की वस्तु को एक तरफ से देखेंगे तो दूसरे तरफ भी दिखाई देता है। जल में भी यह होता है कि ये पारदर्शी होता है। जल में भी यदि आप आंख खोल के देखेंगे तो कुछ इधर की चीजें उधर दिखाई पड़ती है। वायु में भी यहाँ पर पारदर्शी पदार्थ है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। यानी ये सभी, कांच हो चाहे जल हो चाहे वायु हो, इसमें एक पार से दूसरे पार आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए ये सभी जो है पारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अगला है, इनमें कौन अपारदर्शी पदार्थ है? इनमें कौन अपारदर्शी पदार्थ है? लकड़ी, धातु, कूट या सभी। तो देखिए, जिसका एक पार से दूसरे पार नहीं देखा जा सकता है उसको हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। इस अपारदर्शी के अंतर्गत लकड़ी भी आता है। लकड़ी का आप यहाँ एक अगर आप पटरा ले लीजिएगा और उस पर आंख रख के देखिएगा तो दूसरे साइड नहीं दिखाई देगा। ठीक है, धातु और धातु, अगर आप लोहा को ले लेते हैं और लोहा के एक साइड से दूसरे साइड रख करके देखना चाहिएगा, उससे भी नहीं होगा। कूट, मोटे गत्ते को कूट कहते हैं, तो मोटा गत्ता को भी यदि आप लेते हैं और उसको एक साइड से दूसरे साइड देखना चाहते हो तो नहीं देख सकते हैं, इसलिए ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, कुछ पदार्थों के आर पर देखा जाता है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है, वह कौन सा पदार्थ कहलाता है? कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो आर पर तो दिखाई पड़ते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी या कोई नहीं। तो देखिए, वैसे पदार्थों को हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी में क्या होता है? एकदम स्पष्ट एक पार से दूसरे पार दिखाई देता है। अपारदर्शी में क्या होता है? जो एक साइड से दूसरे साइड देख ही नहीं सकते हैं। लेकिन पारभासी में क्या होता है? दिखाई पड़ता है लेकिन धुंधला, पूरा क्लियर दिखाई नहीं पड़ता है, इसको हम लोग पारभासी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, तेल लगा हुआ कागज किस प्रकार के पदार्थ का उदाहरण है? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ या कोई नहीं। तो तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच या ट्रांसपेरेंट कागज, ये सभी जो है यहाँ पर आपका जो है पारभासी पदार्थ का उदाहरण है, क्योंकि इससे आर पार तो देखा जा सकता है लेकिन धुंधले दिखाई देते हैं, खराब दिखाई पड़ते हैं, तो ये सभी पारभासी के अंतर्गत आते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। किस में पूछा गया? टीजीटी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। आगे, प्रकृति में सबसे हल्का तत्व कौन है? ये भी पीजीटी का पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए हमने लेकर के आया है। देखिए, पीजीटी का एग्जाम हुआ है जी, आप पूछा है क्लास छठा का। अब बताइए, आपका जेटेट होगा, आपका सहायक आचार्य होगा, आपका आकलन होगा, तो किससे पूछेगा?
प्रैक्टिस पेपर से पूछेगा? जी नहीं, सब जहाँ तहाँ से प्रैक्टिस पेपर बनाया हुआ है। प्रैक्टिस पेपर पर तो कभी विश्वास करके पढ़िएगा भी नहीं। अगर 2 क्वेश्चन भी भिड़ जाएगा तब समझिएगा कि हम बहुत अच्छा प्रैक्टिस पेपर मेरा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक पढ़ना, और टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। यहाँ पर सारा चीज़ आपका टेक्स्ट बुक का मिल रहा है। ठीक है, देखिए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं जो कि पीजीटी में भिड़ जाते हैं। तो सबसे हल्का तत्व जो है वो आपका देखिए हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम, हीरा या ग्रेफाइट? तो प्रकृति में जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो आपका देखिए होता है हीरा, जो कि अब तक 5001 बार से ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर सारे प्रश्न को देख रहे हैं और उसको देखते जाइएगा। सारे प्रश्न आए हुए हैं और देखिए क्लास 6 का है और ये पूछ रहा है पीजीटी और टीजीटी में। ठीक है, चमकदार पदार्थ का उदाहरण है कागज, लकड़ी, तांबा या कपड़ा। ठीक है, कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो चमकदार होते हैं? तो चमकदार जो होते हैं वो धातु होते हैं, और जो धातु होते हैं वो कठोर होते हैं। तो ये तांबा है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा होता है, जिसका अपना प्राकृतिक चमक है। पानी में तैरने वाली वस्तु इसमें से कौन है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वस्तु है जो पानी में तैर सकती है? पत्थर, सूखे पत्ते, सिक्का या लोहा? तो इसमें से देखिए सूखे पत्ते ऐसे हैं जिसको पानी पर अगर पड़ता है तो ये तैरते हुए रहता है। बाकी पत्थर ये पानी के अंदर बैठ जाएगा, सिक्का भी पानी के अंदर बैठेगा, लोहा भी पानी के अंदर बैठ जाएगा। ठीक है, अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है लोहा, निकेल, कोबाल्ट या प्लास्टिक? तो देखिए लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है ये सभी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। लेकिन प्लास्टिक जो है चुंबक को अपनी ओर नहीं खींच पाता है, तो ये चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आपका हाई स्कूल एग्जाम का प्रश्न आया हुआ है कि जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? हाई स्कूल एग्जाम में आया हुआ है। संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं या कोई नहीं? तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को अभी हमने आपको बताया था, क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, अगला है श्याम ने एक पुस्तक खरीदा, श्याम ने एक पुस्तक खरीदा, वह पुस्तक बहुत ही अच्छा है। इसमें सर्वनाम कौन है? आपको बताना है इसमें सर्वनाम कौन है। तो श्याम ने एक पुस्तक खरीदा, श्याम क्या चीज होता है? कोई नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, और वह पुस्तक बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ श्याम ने एक पुस्तक खरीदा, उस पुस्तक के बदले में यहाँ पर वह आया है, जो पुस्तक श्याम लिया है वह, यानी श्याम का पुस्तक अच्छा है आप कह सकते हैं, लेकिन वह आया है, यह जो वह है वही आपका सर्वनाम है, यानी वह इसमें क्या है? आपका सर्वनाम है। श्याम क्या है? संज्ञा है। पुस्तक क्या है? तो यहाँ पर संज्ञा है। और अच्छा क्या है? विशेषण है। और वह क्या है? सर्वनाम है। चलिए, इस तरह से आपको चुनने के लिए पूछ दिया जाता है, तो आपको प्रश्न भी यहाँ पर बना करके दे दिया जा रहा है कि जो प्रश्न आता है उसको देखा भी, यहाँ पर दिखा भी दे रहे हैं हम। इसमें देखिए बदले में जो नोट्स हमारे साथ परचेज करते हैं, श्याम के बदले में ही वह शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः वह शब्द यहाँ पर सर्वनाम है। देखिए अगला प्रश्न है, सीता एक लड़की है, सीता एक लड़की है, यह बहुत ही अच्छा काम करती है, इसमें सर्वनाम कौन है? तो संज्ञा के बदले में सीता है, यह है, अच्छा है, या एक ऑप्शन और दिया है, कोई नहीं है। बताइए, तो सीता एक लड़की है, यह बहुत ही अच्छा काम करती है। तो लड़की के बदले, यहाँ सीता के बदला में यह आया हुआ है, तो सीता संज्ञा है और संज्ञा के बदले में यह का प्रयोग किया गया है दूसरे वाक्य में, इसलिए यह जो है आपका सर्वनाम है, और ये आपका जो है टीजीटी टीचर में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा आप, सीता के जगह पर ही यह लिया गया है, यह शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः यह शब्द सर्वनाम है। वेरी गुड। तो सारे कोई को आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर चाहे आपको हिंदी आपको खराब लगता है, चाहे मैथ खराब लगता है, चाहे साइंस, लेकिन हमारे चैनल के साथ आप जुड़ेंगे ना, तो आपको ये सारे सब्जेक्ट से प्रेम हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरह से इसकी तैयारी करने लगिएगा। इसलिए सभी कोई जरूर जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर तो आपके लिए बहुत ही कम रेट पर रखे गए हैं, सस्ते रेट पर। सभी सब्जेक्ट का आपको 501 रुपये दे करके जुड़ जाना है, और सारे सब्जेक्ट का आपको तैयारी करते रहना है। इससे अच्छा ऑफर और कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद सारे नोट्स का PDF जरूर परचेज यहाँ से कर लेंगे, और साथ ही साथ डेली आपकी तैयारी करवाई जा रही है, तो डेली यहाँ पर जुड़ करके तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आप जुड़ेंगे तो 501 रुपये आपको लगेंगे, और यहाँ पर जनवरी में जुड़ेंगे तो आपको 100 रुपये लगेंगे, आपको 501 रुपये ही लगेंगे। तो इससे अच्छा होता है कि आप पहले से ही जुड़ करके डेली यहाँ पर एक नोट्स और PDF देखते रहेंगे, और परीक्षा आएगी तो और भी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। देखिए, सर्वनाम के भेद के बारे में बहुत बार पूछा गया है। सर्वनाम का भेद, सर्वनाम का भेद आपको PRT में भी, PGT, TGT सारे में पूछे गए हैं, और बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, जो आज आपको हम क्लियर करते हैं। सर्वनाम के देखिए 6 भेद होते हैं, और उस भेद को
याद करने का एक ट्रिक हम आप लोगों के लिए लाए हैं, जो कि बहुत ही सुनहरा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इसके बाद आप सर्वनाम का जो यहाँ पर भेद है वो आप कभी नहीं भुला पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब शादी विवाह होते हैं ना, जब शादी विवाह हो जाते हैं तो कुछ बहुत ही मजे में रहते हैं और कुछ बहुत ही दुख में रहते हैं। तो इसी पर सर्वनाम का हमने आपके लिए एक ट्रिक बनाया है। क्या बनाया है? पूनी। पूनी एक नाम है, ठीक है, पूनी नाम है। अप्रश्न है मतलब आखुश है। किससे? संबंध से, अपने संबंध से। यानी पुनी की शादी हुई है और वह अपने संबंधी से क्या है? अप्रश्न है, ठीक है, जिससे संबंध हुआ है उससे अप्रश्न है। तो याद रख लीजिएगा, पुनी अप्रश्न है संबंध से, ठीक है, पुनी अप्रश्न है संबंध से। इससे क्या बनेगा? इससे सर्वनाम के जो 6 भेद है उसका नाम याद हो जाएगा। तो देखिए पुनी में पू जो आपका हो गया ना, वो पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए लिया गया है। और नी से देखिएगा तो 2 को यहाँ पर सर्वनाम बन रहा है। नी से 2 सर्वनाम आपके बन रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक। नी से 2 बने और पू से 1 बने, यानी पुनी से 3 बन गए पुरुषवाचक सर्वनाम, नी से 2 बने निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या आया है? पुनी अप्रश्न है। तो अप्रश्न में अ एक अलग है और प्रश्न अलग है। तो अ से देखिए है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्न से देखिए है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। यानी 2 बन गए तो 3 और 2 5 हो गए। और है का देखिए कोई अर्थ नहीं है और से का भी कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक बच्चा संबंध, और संबंध का मतलब है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंध का मतलब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे सर्वनाम के भेदों को हमने एक जगह लिख भी दिया है और आपको ट्रिक भी दे दिया है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बारी बारी से जो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ये जो 6 सर्वनाम है उसको कैसे हम पहचानेंगे उसका पूरा डिटेल्स हम आपको आगे वीडियो में दे रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा। यहाँ से देखिए कभी कभी आपको 5 प्रश्न भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं और ये 5 प्रश्न यदि आज आप देख लेते हैं तो आज के बाद सर्वनाम का कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है पूरा 100%। इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा और नोट्स को तो आप लोग अवश्य ही परचेज कर लीजिएगा। देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आपसे पूछा जा रहा है, तो आया हुआ प्रश्न है, हाई स्कूल परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 6 या 8? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं अभी हमने आपको बताया 6 भेद होते हैं। चलिए ये राइट हो गया। अगला देखिएगा पुरुषवाचक। यदि x + 3 = 5 तो x का मान क्या होगा? देखिए कुछ प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग बेसिकली चलेंगे, उसके बाद आपको हम ट्रिकी भी बताएंगे एकदम मिनट सेकंड में आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत तरह से देखिए होता क्या है ना कि आप सिर्फ ऑप्शन को देख करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन को देख करके देख सकते हैं। और बहुत लोग जैसे है कि आप उसको बना करके देख सकते हैं। तो आपको दोनों ही विधि से हम बताने वाले हैं, आप हमारे साथ अच्छे से सिर्फ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो देखिए x + 3 = 5 है ना, तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पर आपको बताते हैं। तो देखिए x + 3 = 5 है, तो जो नियमतः कहता है कि जो चीजें हमें निकालनी है उसको बाएं तरफ रख लीजिए और बाकी को दाहिने तरफ भेज दीजिए। तो इसको दाहिने तरफ भेजेंगे तो ये +3 है ना, ये दाहिने तरफ जाएगा, तो दाहिने तरफ जाएगा तो क्या होगा, तो 5 और ये +3 है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, 5 - 3 हो गया, तो ये 2 आंसर हो गया ऑलरेडी। तो इसका आंसर 2 हो गया। लेकिन एक और देख लीजिएगा आप लोग शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। देखिए x + 3 = 5 है ना, देखिए बराबर होने का मतलब है कि दोनों तरफ बराबर हो जाए, दोनों तरफ बराबर। तो आप बताइए कि यहाँ तो 5 दे दिया है लेकिन यहाँ 5 होना चाहिए, तो x में क्या रखेंगे तो 5 हो जाएगा। यदि 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 और +3 5 हो गया कि नहीं हो गया, तो दोनों तरफ बराबर हो गया कि नहीं। अगर 3 लीजिएगा तो ये 6 हो गया, तो बराबर हुआ क्या, इसलिए गलत है। 5 लीजिएगा तो 5 और 3 8 हुआ, तो ये दोनों बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ। तो आप इस तरह से यहाँ तुरंत भर में मान बिठा करके भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इतनी ज़्यादा समय आपको नहीं देनी है। बड़े से बड़े समीकरण में भी आप डायरेक्ट यहाँ पर जो ये मान दिया हुआ है इसको पुटअप कीजिएगा इस समीकरण में, तो आपको दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, तो आपका सही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, a = 2 होता। ओके चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पर ये जो नोट्स हमारे साथ परचेज करते हैं, देखिए आप सभी के लिए बनाया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा। और आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर 501 रुपया की लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको कर दी गई है सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा के लिए। तो चाहे आप आज जुड़ेंगे या आप दिसंबर में जुड़ेंगे या आप फरवरी में, किसी भी समय जुड़ेंगे, आपको 501 रुपये दे करके ही सारे नोट्स पीछे का परचेज कर सकते हैं। इसलिए आप आज ही जुड़े और साथ में तैयारी करते रहे, क्योंकि आपको डेली जब तैयारी कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है एक दिन के बनिश पर, ठीक है। चलिए अब देखिएगा x - 2 = 6 है,
तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर वैसे उस तरह से देखेंगे हम लोग बनाने वाला तरीका से, तो x - 2 बराबर 6 है, तो ये जो निकालना है वो बाएं तरफ और बाकी सबको दाहिने तरफ, तो इसको हम इधर ले जाएंगे। तो जब भी ये बॉर्डर, देखिए ये बॉर्डर होता है, बराबर को बॉर्डर भी कहते हैं हम लोग। जब बॉर्डर पार करना पड़ता है अंक को ना, तो चिन्ह बदल दीजिएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस में जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, तो 6 और ये माइनस इधर जाएगा, प्लस बनेगा 6 + 2, यानी x बराबर कितना हो गया आपका आंसर 8 हो गया, यही हो गया। ठीक है, तो 8 हो गया। अब दूसरे स्तर से हमने आपको बताया था कि आप यहीं पर चेक कर लीजिए, x - 2 बराबर 6, यानी 6 आ जाना चाहिए, इधर भी 6 आना चाहिए, इधर भी 6। क्या रखेंगे x यहाँ पर, देखिए 8 रखेंगे, तो 8 - 2 करेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया ना, और इधर भी 6 आ गया ना, तो 6 बराबर 6 हो गया। अब 10 - 2 करेंगे तो कितना होगा, 8 आएगा ना, और इधर 6 होगा, तो इसलिए नहीं होगा। 12 - 2 करेंगे तो 10 आएगा ना, इधर नहीं होगा। तो इस तरह से भी हम लोग चेक कर लेते हैं ना। चलिए अगला देखिए, बनाया हुआ है, आगे देखिएगा। 5x + 4 बराबर 19, तो x का मान बताओ। 5x + 4 = 19, तो x का मान बताइए। देखिए समीकरण के अनुसार ही हम चलते हैं, तो 5x + 4 बराबर 19, ये इधर जाएगा, किधर जाएगा, आपका चिन्ह बॉर्डर पार करेगा, बॉर्डर पार करेगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी +4 है वो -4 हो जाएगा, यानी 5x = कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले 19 और +4 था, हो गया -4, तो 5x बराबर कितना हो गया, 19 - 4 यानी 15 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 15 हो गया, तो 5x = कितना हो गया, 15, और x बराबर क्या होगा, देखिए जब गुना में रहे ना दोनों तरफ, देखिए गुना में है, ये सब क्या है, गुना में, जोड़ घटाव कुछ भी नहीं, गुना में है, तो ऊपर ही काट लिया कीजिएगा, तो 5 एकम 5 और 5 तिहाई की 15, यानी x बराबर 3। नहीं तो आप क्या कर सकते थे, देखिए आप यही करते कि 5x बराबर क्या है, 15 है, तो आप कीजिएगा x बराबर लिखिएगा, तो 15/5 यानी 3। देखिए एग्जाम में इतना लिखना पढ़ना नहीं, आपको बता दे रहे हैं समय के लिए, आप एक स्पीड बनाइए। ठीक है, 5x = 15, तो 5 से यहीं पर में काटिए 3 और रट से काम कीजिए। तो जितना फास्ट आप काम कीजिएगा ना, उतना ही आपको बढ़िया होगा। ठीक है, अब देखिए कभी कभी ऐसा भी आपको करना पड़ सकता है, 5x + 4 बराबर 19, इधर 19 है ना, इधर हमको क्या लाना है 19, और ये सब किसका मान दिया है, x का मान दिया हुआ है। इस x के जगह पर हम पुटअप करके देखेंगे तो तुरंत भर में आएगा कि नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट चेक कर रहे हैं, 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 4 14, ये नहीं काम किया। 3 रखेंगे तो 5 तिया 15 और 4 19, काम कर गया कि नहीं कर गया, डायरेक्ट आंसर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। तो इस तरह से आपको स्पीड में काम करने के लिए सीखना है। ठीक है, बेसिकली स्तर भी देखना है, लेकिन हम लोग शॉर्ट से भी देखेंगे कि कितना जल्दी मैथ को कवर अप कर सके हम लोग। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर 3/7x बराबर 17/7, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए ये भाग वाला आ गया, तो क्या करते हैं, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, x को रहने देंगे, और ये 3/7 क्या होगा, तो ये बाएं है, जाएगा दाएं, इधर आएगा, बॉर्डर पार कर रहा है, तो ये प्लस में है, आएगा किस में, माइनस में आएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 17/7 माइनस कितना हो जाएगा, 3/7, 7 का एलसीएम कितना होगा, 7 होगा, और 17 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 हो गया। अब 7 दूनी कितना हो गया, 14, यानी x का वैल्यू कितना निकल जा रहा है आपका, 2 निकल जा रहा है। यही तो पूछा गया था ना, x का वैल्यू 2 हो गया। अब देखिए अगर उस तरह से हम लोग देखते हैं, उस तरह से यदि हम लोग देखते हैं 3/7 + x, तो यहाँ पर आप मान बैठा करके देख सकते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाता है। लेकिन जो जल्दी जितना बन सके आपको उतना स्पीड में काम करना है, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, देखिए अगला, ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, जैसे स्टेटमेंट कहता है वैसा आप बनाइएंगे तो तुरंत हो जाएगा। देखिए कह रहा है, किसी संख्या के 3 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी संख्या का 3 गुना, तो संख्या हमें पता नहीं है इसलिए x मान लेंगे, और किसी संख्या का 3 गुना, मतलब इसमें 3 से गुना करेंगे, 3x में 8 जोड़ने, तो 8 जोड़ लीजिए, पर कितना प्राप्त होता है, 32 प्राप्त होता है, तो 32 कर लीजिए। ठीक है, तो 3x + 8 बराबर 32 हो गया। अब आप क्या करेंगे, तो 3x बराबर हो जाएगा 32 - 8। ठीक है, अब 3x बराबर 32 में से 8 जब आप घटाएंगे तो आपको कितना हो जाता है, 24 होता है ना। 3x = कितना हो जाएगा, 24 हो गया ना। अब x बराबर निकालना है तो क्या करेंगे, गुना में है, x बराबर जब निकालना होगा तो 3 एकम 3 और 3 8 24, यानी x बराबर कितना आ गया बताइए, 8 आ गया। तो x क्या था, वही संख्या था ना, और वही संख्या आपसे पूछ रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या x था, और x बराबर 8 आ गया। तो आंसर कितना हो गया, x बराबर 8 हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
लिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 हैं। तो देखिए इस श्रृंखला को आपको देखना है और उसके बाद बताना है कि ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, सिर्फ नज़र को पारखी रखना है, नज़र को इस तरह से बनाए रखना है कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो। तो क्या कर रहा है, ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 वाला को अंडरलाइन करें। तो देखिए 5 एक यहाँ पर है और आप देखेंगे 5 कहाँ है, यहाँ है। 5 देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, एक 5 यहाँ पर है, एक 5 यहाँ है और एक 5 यहाँ है। तो सबसे पहले 5 ऐसे कितने 5 है पूछा गया है। अब देखिए सेकेंड लॉट में क्या करा है, जिनके ठीक पहले 3 है। अब उसको देखिए कि 5 के ठीक पहले 3 किस में है। ये 5 है, इसके ठीक पहले 4 है, ये गलत हो गया। ये 5 है, इसके ठीक पहले 3 है, तो एक यहाँ पर गिनती हो गया। यह भी 5 है और इसके ठीक पहले 3 है, ये भी एक काउंटिंग हो गया। ये 5 है और इसके पहले फिर ठीक 3 है, ये भी एक काउंटिंग हो गया। ये देखिए यहाँ पर 5 है और उसके ठीक बाद 3 है, ये 5 है और उसके ठीक पहले 3 है। तो इस तरह से काउंटिंग हो गया। तो कितने नंबर ऐसे आए आपने देख लिया कि 5 तो है लेकिन उसके ठीक पहले 3 है। 5 है, उसके ठीक पहले 3 है। एक 5 है, उसके पहले यानी बाएं तरफ उसका देखिएगा, ठीक है, कितना है, 3 है। 5 है, उसके पहले 3 है। 5 है, उसके पहले 3 है और इसमें 5 है लेकिन बाद में 3 है, ठीक है। तो ऐसे कितनी श्रेणियां बन रही है सीरीज में, तो ऐसे 4 बन रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 होगा। तो बस इसी तरह से सिर्फ इसके शर्तों को ढूंढना रहता है। तो इसका राइट आंसर डी है। तो देखिए यहाँ पर जो नोट्स परचेज कर रहे हैं उनके लिए लिखा हुआ है कि श्रृंखला को देखना है और देख करके यह बतलाना है कि 5 के ठीक पहले कितने 3 हैं। तो 4 ऐसी श्रेणियां हैं जो इस शर्त को पूरा कर रही है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर रीजनिंग का क्लास 8 का दूसरा ये क्वेश्चन होगा आपका। श्रृंखला देखिए यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है, श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिसके ठीक पहले 6 है और बाद में 8 है। जिसके ठीक पहले यानी आपको क्या होना चाहिए, तो देखिए ऐसे कितने 5 हैं, ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 यानी ठीक पहले 6 और ठीक बाद में 8, ठीक बाद में 8 यानी आपको 658 लिखा हुआ कै बार है आपको ये पता करना है इसमें, ठीक है। तो 658 लिखा हुआ देखिए कहाँ पर मिल रहा है आपको, एक यहाँ पर सीरीज बन जा रहा है, एक 658 देखिए लिखा हुआ कहाँ पर सीरीज बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है और कहीं बन रहा है, तो और कहीं भी ऐसा नहीं बन पा रहा है। तो यदि बनता होगा तो आप जरूर देख लीजिएगा, ऐसे 2 बन रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, यानी 2 यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 2 अक्षरों की श्रृंखला जो इस शर्त को पूरा कर रहे हैं, नोट्स वाले के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, आप यहाँ पर देखेंगे, श्रृंखला में ऐसे कितने 4 हैं जो ठीक पहले अपने वाली संख्या से विभाजित हो जाती है, ठीक है। ऐसे कितने 4 हैं और उसके पहले वाली संख्या जो है उससे ये 4 जो है भाग लग जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को अंडरलाइन कीजिए आप। तो 4 कितने जगह है, देखिए यहाँ पर 4 है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 4 है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 है, दोनों जगह 4 है, ठीक है। तो ये 4 है, ओके। अब देखिए और यहाँ भी 4 है, दोनों को देखेंगे हम लोग चारों को, ठीक है। तो अब 4 हो गया, लेकिन बोले ऐसे कितने 4 हैं जो ठीक अपने पहले वाली संख्या से विभाजित हो जाती है। तो 4 के पहले जो संख्या आ रही है उससे कट जाना चाहिए। तो इसमें पहला में देखेंगे तो 4 के पहले 2 है, क्या ये 4 जो है 2 से विभाजित होता है या कि नहीं होता है, होता है ना, तो ये एक हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर 4 है और 4 के पहले ठीक 2 है, तो बोला है कि ठीक पहले वाली संख्या से विभाज्य होना चाहिए। तो 4 है, ठीक पहले वाली संख्या यहाँ पर 2 है, तो 4 जो है 2 से विभाज्य होता है कि नहीं होता है, तो विभाज्य है, इसलिए यह एक सही आंसर हो गया। अगला टर्म यहाँ 4 है, 4 के पहले वाली संख्या 8 है, तो 8 से जो है 4 विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा। लेकिन अगला फिर 4 है और 4 के पहले देखिए यहाँ पर 4 है, तो ये 4 से विभाजित होगा कि नहीं, तो 4 से 4 एक बार में विभाजित होगा। तो इस तरह से देखिए 3 श्रेणियां बनी, 1, 2 और 3 ऐसी श्रेणियां बनी जो क्या है कि ठीक 4 से पहले वाली संख्या से विभाज्य हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर देखिए सी हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको निर्देश देखना रहता है और उसको पालन करना रहता है, उसके आधार पर प्रश्न को बनाना पड़ता है जो पूछा जा रहा है, यही इसमें समझदारी का काम करना पड़ता है। चलिए अब यहाँ पर टाइप हम लोग अगले देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा JKTL एक उपरोक्त श्रृंखला में यानी अक्षरों की श्रृंखला है ये, इसमें कितने ऐसे के हैं जिनके ठीक बाद में टी है। तो कितना ऐसा के है, देखिए इस तरह का हम यहाँ पर बना लेते हैं और बाद में ऊपर सीरीज में जाकर खोजते हैं। तो क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने के हैं जिनके ठीक बाद में टी है, तो बाद होगा तो इधर लगेगा
और बाद पहले होगा तो इधर लगेगा, ठीक है। तो कितने ऐसे टी हैं कितने ऐसे के हैं जिनके ठीक बाद में टी है, कि ठीक बाद में टी है, यानी आपको के टी कै बार आया हुआ है ये चयन करना है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा के टी कितना जगह आया हुआ है 1, फिर देखिए कहीं के टी है 2, फिर देखिए कहीं के टी है 3, यानी के टी कितने बार आया 3 बार आया। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, तो ऐसी 3 श्रृंखला जो इस शर्त को पूरा कर रही है। आगे के प्रश्नों को पढ़िएगा, देखिए आगे क्या कर रहा है। ये श्रृंखला अक्षरों का श्रृंखला है, इसमें क्या कंडीशन है देखिएगा। श्रृंखला में कितने ऐसे यू हैं, सबसे पहले यू लिख लीजिए, ठीक है। श्रृंखला में कितने ऐसे यू हैं जिनके ठीक बाद में डी आया है, बाद में डी आया यू के बाद, तो यू का पहले इधर होगा और यू का बाद इधर होगा, तो जिनके ठीक बाद में डी आया है यही पूछ रहा है। तो कितने ऐसे यू हैं जिनके ठीक बाद में डी आया है, यानी डी, यानी आपको ढूंढना क्या है यूडी, क्या ढूंढना है यूडी। तो यूडी कितने जगह पर आप देखिए, एक है यूडी यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पर एक है यूडी यहाँ पे, अब आप देखिए एक है यूडी यहाँ पे, अब आप देखिएगा यहाँ पर डी यू, यही ना है। ये नहीं मिला तो कितने मिले आपको जो इस शर्त को पूरा कर रहे हैं यूडी को, तो 1 मिला, 2 मिला और यहाँ पर एक 3 मिला, यानी 3 को ऐसे हैं जो इस शर्त को पूरा कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आए हुए हैं और यहाँ पर जेएसएससी की तरफ से जितना एग्जाम लिया गया है सभी में ये सारे प्रश्न आपको पूछे गए हैं, वैसे प्रश्नों को ही केवल कंडक्ट करवाया जा रहा है। देखिएगा यहाँ पर अगला है आपका है, ये श्रेणी दिया गया है अक्षरों की श्रेणी, ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद में व्यंजन है, ठीक है। तो स्वर लेना है, स्वर और उसके ठीक बाद में व्यंजन आना चाहिए, ठीक है। यानी स्वर यानी यहाँ पर हो गया वोवेल हो और उसके बाद में कॉन्सोनेंट हो, ऐसा कितना सीरीज आया है। तो सबसे पहले स्वर देखेंगे और उसके बाद व्यंजन कितना में आया है वो चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर स्वर के रूप में कौन है, ई है और उसके बाद बी है, यानी ई बी, ठीक है। पहला एक हो गया, ई बी भी हो गया जो स्वर है और ठीक बाद में व्यंजन है, पहला शर्त पूरा हो गया। यहाँ पर भी देखिए स्वर है और ठीक बाद में व्यंजन है, ये भी दूसरा हो गया। और आगे देखेंगे यू है, इसके ठीक बाद में स्वर है, तो ये नहीं होगा, यू स्वर स्वर दोनों हो जा रहा है इसलिए ये नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर ई स्वर है और ठीक बाद में व्यंजन है, तो देखिए ये भी यहाँ पर शर्त पूरा कर रहा है, तीसरा शर्त। और यहाँ पर देखिए स्वर है और इसके ठीक बाद में व्यंजन है यू भी, ये भी कर रहा है। तो कितना इसमें सीरीज बन रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर सीरीज जो बन रहा है वो आपका हो जा रहा है 1 ना, कितना हो जा रहा है यहाँ पर देखिएगा 1, 2, 3 और 1 4 बन रहा है, ठीक है। 4 ऐसे श्रेणियां हैं जो इस शर्त को पूरा कर रही हैं, तो आप सभी इसको देख लीजिएगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर फिर नीचे दिया गया है श्रेणी, और ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद में स्वर है और ठीक पहले भी स्वर है। ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में भी स्वर है, यानी केवल स्वर स्वर का चलना चाहिए, तीनों लाइन एक लाइन से स्वर होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए, वैसा श्रेणी को आपको चुनना है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर मिल रहा है आपको। यहाँ से चलते हैं टी के एल, ई स्वर है, ए स्वर है, यू स्वर है, ये शर्त पूरा कर रहा है, तीनों स्वर है, 3 को एक साथ होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एस है, के है, टी है, ए यू ई, ये भी शर्त को पूरा कर रहा है ना, तीनों स्वर है। अगर यू की बात करें पहले भी और बाद में भी, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ भी एक ई आई ए, ये तीनों क्या है, एक स्वर है, ठीक है। तो ये 3 को इसमें कंडीशन ऐसा है जो आपने प्रश्न पूछा था उसको यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर 3 यानी बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ऐसे स्वर हैं जो इसको पूर्ति कर रहे थे, जो आपसे अभी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब अगला देखेंगे, यहाँ पर आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कोडिंग पर है, ठीक है। क्या है आपका कोड पर दिया हुआ है, देखेंगे आप कोड पर, तो आपसे क्या कुछ पूछा जा रहा है उसको आप देख लीजिएगा। टाइप 3 है आपका ना, यहाँ पर दिया गया है एक सीरीज दी गई है, सीरीज है, इसमें पूछा गया इस व्यवस्था में बाएं से 5वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों एक बात आपको हम बता देते हैं, पहले आप बाएं चलिएगा और फिर बाएं चलिएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, अंक को घटा दीजिएगा, आप समझ गए। तो देखिए बाएं से, व्यवस्था बाएं से आपको देखना है, बायां इधर से हो गया और दाएं से चलने कहेगा तो इधर से चलेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन बीच में कहीं खड़ा हो गए, अब बाएं दाएं बोल रहा है तो अब बाएं बोलेगा तो इधर चलना है, अब दाएं बोलेगा तो इधर चलना है, यही हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आपसे सीरीज से पूछा गया है बाएं से 5वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, तो बाएं से 5वां अक्षर
कि बाएं तीसरा अक्षर, तो बाएं बाएं ही कहेगा सेम, तो घटा लीजिएगा 5 - 3 यानी दूसरा अक्षर देख लीजिए। तो बाएं से दूसरा अक्षर इसमें कौन मिल रहा है, तो बाएं से पहला अक्षर बी है और दूसरा अक्षर 5 है, तीसरा अक्षर आर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, यानी 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप देखिएगा नियम तो क्या पूछा है, बाएं से पांचवा अक्षर, तो बाएं से पांचवा अक्षर चलेगा 1 2 3 4 1 5, पांचवा अक्षर। ठीक है, के बाएं तीसरा अक्षर, अब यहाँ से देखिएगा तो बाएं, यहाँ से देखिएगा तो आप इधर कहाँ जा रहे हैं, तो बाएं से चल रहे हैं, तो यहाँ का बाएं इधर होगा। अगर यहाँ के बाद आप देखिएगा तो बाएं फिर इधर चलना होगा और दाएं फिर इधर चलना होगा। ठीक है, तो अगर बाएं चलिएगा तो फिर क्या होगा, तो बाएं से तीसरा अक्षर, तो तीसरा अक्षर लेना है, तो पहला दूसरा और तीसरा अक्षर, तो 5 आता है। तो इस तरह से भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जिससे बाएं से बाएं पूछे तो आप घटा दीजिए, पांचवा है फिर बाएं तीसरा है, तो 5 - 3 कर दीजिए, यानी दूसरा अक्षर और दूसरा अक्षर बाएं से चेक कर लीजिएगा, आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर जो नोट्स परचेज कर रहे हैं उनके लिए नोट्स और ये सारा पीडीएफ जो है आपको 501 रुपये में दे दिए जाते हैं। आप इसको पढ़ के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और यहाँ स्क्वायर -25 का मान्य क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, 16m स्क्वायर -25 का क्या होगा, तो आप लोग जानते होंगे, बहुत ही जल्द इसको बनाइएगा। तो 16m को हम लिख सकते हैं कितना, 4m का स्क्वायर, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर -b स्क्वायर के फॉर्मूला पर हो रहा है a + b × a - b, यानी क्या होगा 4m + 5 × 4m - 5 किस में है, 4m + 5 × 4m - 5 ये ए में है, तो राइट आंसर ए होगा। जल्द जल्द कमेंट करते चलेगा आप लोग, क्योंकि देखिए ये सारे प्रश्न बताए हुए हैं, सिर्फ आज स्पीड और एक्यूरेसी की आपकी जांच यहाँ पर की जा रही है। तो कितने स्पीड आप बना सकते हैं जरूर अपनी जांच कर लीजिएगा। 4y स्क्वायर -9 का गुणनखंड क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए 4y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, और -9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी ये किस फॉर्मूला पर आ गया, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो क्या होगा आपका a + b यानी 2y + 3 × 2y - 3 किस में है यह ऑप्शन। तो ये आपको यहाँ पर देखिएगा 4x स्क्वायर -9 का यहाँ पर ऑप्शन जो है आपको पूरा का पूरी जो है इसमें नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है इसमें कोई भी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, कोई भी नहीं इसमें है। ये जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत दिया गया है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा आप, 2x + y × 2x + y का गुणनफल क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों एक ही चीज़ है, 2x + y और 2x + y, तो क्या हो जाएगा आपका, आप जान रहे होंगे 2x + y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4x स्क्वायर, और 2ab तो 2 दूनी 4 और x, तो 4xy और y स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर + 4xy। ठीक है, 4x स्क्वायर + 4x स्क्वायर + y स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया b, इसका राइट आंसर क्या हो गया, b यहाँ पर हो गया। तो इसलिए इसको देखिए, अगर जिसको डीपली देखना होगा, जिसको आज ये प्रैक्टिस सेट है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी ही बताएंगे। यदि किसी को डीपली देखना होगा तो हमारे सारी क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी डीपली बताई गई है कि जितनी कहीं भी आपको मिलने की संभावना नहीं है, और पूरे ट्रिक के साथ हमने बताया है। तो आप क्लासेज को आज के डेट में 501 रुपये ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आपको यहाँ पर सारे एनसीईआरटी का नोट्स, पीडीएफ और वीडियो, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, सारा टेस्ट आपको दिया जा रहा है, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। जब तक एग्जाम आपकी नहीं पूरी होती है, जब तक कोर्स समाप्त नहीं होता है, तब तक आपको मिलते रहेगा। तो आप लोग जल्द जल्द फटाफट आज जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो फिर दोबारा नहीं मिल पाएगा। देखिए जो नोट्स परचेज किए हैं उनके लिए नीचे बनाया हुआ भी रहता है, सिर्फ उसी को आज हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 3x + 2 और 3x + 2 का गुणनफल क्या होगा आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 3x + 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब a + b का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर कीजिएगा तो 9x स्क्वायर, जो कि सभी में है, और 2ab तो 2 3 6 और 2 12 हो गया। ठीक है, तो 12 किस में है, ये दोनों में है, और b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। किस में ऑप्शन आ रहा है, ए में ऑप्शन आ रहा है, यही राइट आंसर है। ठीक है, और विशेष डीपली के लिए हमारी क्लासेस को आप ज्वाइन कर लेंगे, उसमें सारे कोर्सेज को बताया गया है डीपली रूप से। आज यहाँ प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आपको यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी का टेस्ट हो रहा है, कितना जल्द आप बना सकते हैं ये हमें बना करके बताइएगा, जल्द फटाफट जवाब देते चलिएगा। श्रृंखला को पूरा करें, ए है, सी है, ई है, जी है, यहाँ पर क्या भराएगा आपको बताना है। ठीक है, तो आप देखिए क्या हो रहा है, ए के बाद बी छूटा हुआ है एक अक्षर, सी के बाद डी छूटा हुआ है एक अक्षर, ई के बाद एफ छूटा हुआ है, तो जी के बाद क्या छूटेगा, एच छूटेगा, और एच छूटेगा, और आएगा क्या, आई आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो रहा है, आई हो रहा है। आई आपका किस में है, बी में है। इसका नोट्स वाले के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है, जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो यहाँ पर
जुड़ करके तैयारी करते हैं उनको सारा नोट्स चला गया, लेकिन आज केवल प्रैक्टिस है, इसलिए आप जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास कीजिएगा। खाली स्थान को भरें, AP BQ CR, यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, A है, फिर B है, फिर C है, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए D आएगा। चलिए आगे देखते हैं, P है, Q है, R है, तो अगला क्या आएगा, S आएगा, यानी DS होगा। क्या होगा, DS किस में है, B में है, यही इसका राइट आंसर हो गया। देखिए आज नहीं जुड़िएगा, फिर कल आपको 999 लगेगा तो आप कहिएगा कि सर हमें नहीं पता था, तो आज सबको पता है और सबको जुड़ जाइएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABC को ZYX लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में DEF को क्या लिखा जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ABC को क्या लिखा जा रहा है, तो ABC जब हम चलते हैं इसका उल्टा अक्षर जब चलिएगा, इसी का उल्टा अक्षर, तो A के सामने क्या आता है, Z आता है, उसके बाद B के सामने क्या आता है, Y आता है, C के सामने क्या आता है, X आता है। तो इसका जस्ट उल्टे वाले अक्षर को आप लोग याद कर लीजिएगा और उसके बाद बन जाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है, इसलिए हम इसको लेके आते हैं। A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, C का जो विपरीत अक्षर है, विपरीत अक्षर जिसको कहेंगे X है, तो D का विपरीत W होता है, E का विपरीत अक्षर V होता है और U होता है, यानी W भी U होगा। तो आप लोग का ऑप्शन देख लीजिएगा सही आया या नहीं आया। यदि किसी सांकेतिक भाषा में राम को IZN लिखा जाता है तो आर्म को क्या लिखा जाता है। देखिए राम को, राम है उसी को क्या लिखा जा रहा है, Z और N। आप ध्यान दिए होंगे जब किसी अक्षर का विपरीत अक्षर लिखते हैं, जैसे हम विपरीत अक्षर कहने का मतलब ABCD, तो इसी का विपरीत जब हम इधर से लिखना चालू करते हैं, इधर से ABCD, ठीक है, तो ये यहाँ पर लास्ट में क्या आता है, Z आता है। तो A का विपरीत अक्षर इसी को हम कह रहे हैं Z, और B का क्या कर रहे हैं, Y, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा R का I होता है, A का Z होता है, विपरीत अक्षर मिल रहा है, M का N होता है। तो आपको बोला है कि आर्म को क्या लिखा जाएगा, तो आर्म के लिए देखिए इसी में है, A का विपरीत क्या है, Z, तो Z लिखाएगा। R का विपरीत क्या है, यहाँ देखिए आर्म को क्या लिखा जाएगा, R का विपरीत क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो R का I है, तो R लिखा I लिखाएगा। और M का क्या दिया हुआ है, तो देखिए M का N है, M का क्या है, N है, तो ZIN हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ZIN, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 6, 7, 8 या 9। तो इसका देखिए इसका ट्रिक भी हमने आपको, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उनका ट्रिक भी दिया गया है। क्या दिया गया है, गमछा झार मित्र पर राजा, ठीक है, गमछा झार मित्र पर राजा से पूरे यहाँ पर राज्य का नाम भी बता दिया गया है आपको। तो जो हमारे से जुड़े हुए रहते हैं उनको सारी तरह से सारी सुविधाएं मिल रही है, और आज आपको ऑफर भी मिल रहे हैं कि 501 रुपये में आज के लिए केवल जुड़ सकते हैं। कल से फिर वही राशि आपकी जो है 999 लगेगी, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के ये 6, 7, 8 या 9, तो यहाँ पर 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 101 बार पूछा गया यह प्रश्न है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग कितने घंटे पहले दिखेगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा या 5 घंटा। देखिए इसका राइट आंसर है 2 घंटा। और किस कारण से होता है, तो इसको भी हमने बताया है कि यहाँ पर जो पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार होता है 29 डिग्री देशांतर का जो अंतर होता है, उसी देशांतरीय अंतर के कारण जो है यहाँ पर 2 घंटे समय का मार्जिन चलता है। तो 2 घंटा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, चाहे पूर्व से पश्चिम हो चाहे उत्तर से दक्षिण हो। 2 छोरों पर स्थित स्थानीय के स्थानीय मान में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है, 2 छोरों पर स्थित स्थानीय मान में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। 2 छोरों पर, यानी उत्तर से दक्षिण छोर हो गया या पूरब से पश्चिम छोर हो गया, इसमें अंतर कितना होता है, 2 घंटे का होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इसको सजाना है। क्या करना है आपको, सजाने के लिए दिया गया है 1, 2, 3, 4 सजेगा, 2, 1, 3, 4 सजेगा, 4, 3, 2, 1 सजेगा, या क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शैशवावस्था, सबसे पहले आप ये CDP के अंतर्गत जानते हैं, सबसे पहले शैशवावस्था होता है, उसके बाद क्या होता है, बाल्यावस्था होता है, उसके बाद क्या होता है, किशोरावस्था आता है, और लास्ट होती है प्रौढ़ावस्था कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से प्रौढ़ावस्था। अब आपके पास क्या होना चाहिए सीरीज में, तो 1 होना चाहिए शुरू में, फिर 4 होना चाहिए। तो 1 और 4 किस में आप ध्यान देंगे, तो 1 और 4, ठीक है, 1 और 4 इसमें ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए यहाँ नीचे वाला में है, सबसे नीचे वाले में है 1, 4, 3, 2, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। देखिए नोट्स वाले के लिए नीचे नोट्स बना करके सारा कुछ मिल गया है, सिर्फ आज प्रैक्टिस सेट है। जल्दी जल्दी बनाइएगा और बताइएगा कितना आपका सही हो पाया बहुत कम समय में। सुबह है, संध्या है, रात्रि है, दोपहर है, क्या इसकी सीरीज बनेगी, इसमें कौन सही होगा ये आपको बतलाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे तो सुबह होगा, उसके बाद क्या होगा, तो दोपहर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, तो संध्या काल होगा, उसके बाद क्या होगा, तो रात्रि काल होगा। यानी 1, 4, 2
1 4 2 3 होगा। 1 4 2 3 किस में है? तो 1 4 2 3 देखिए आपका सी में है। किस में? सी में है। सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीखने का आदर्श काल माना जाता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इसको आप लोगों को बताना है कि क्या कुछ इसका आंसर होगा। ठीक है, कल्पना जगत में विचरण होता है, कब होता है कल्पना जगत में? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या कोई नहीं। तो इसका सबसे अच्छा अवस्था जो होता है वो किशोरावस्था ऐसा अवस्था है जिसमें कल्पना जगत में आदमी विचरण करने लगता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान करने लगता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में। तो देखिए बालक ऐसे रंगों की पहचान तो करने ही लगता है, लेकिन सभी रंगों की पहचान वो लगभग 5 वर्ष में करने लगता है कि कौन लाल है, कौन हरा है, कौन काला है, कौन पीला है। इसमें कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ए और बी दोनों। तो देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों जो है मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। बृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो या लोथल। तो देखिए बृहत स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में आपका पाया जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए 1001 बार यह प्रश्न पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर मृतकों का टीला या मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, यही प्रश्न है और यही ऑप्शन आपको बार बार पूछे जाते हैं। अगला है कैक्टस, खजूर तथा नागफनी के पौधे अधिकांशतः कैसे क्षेत्र में उगाए जाते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, जलीय क्षेत्र या कोई नहीं। तो आपको बता दें कैक्टस है, खजूर है, नागफनी है, इसके अधिकांशतः पौधे जो उगाए जाते हैं वो आपके यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र में उगाए जाते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होते हैं इसी तरह के छोटे छोटे पौधे और कांटेदार पौधे जो होते हैं, ज़्यादा करके कंटीले पौधे जो है आपके उगते हैं और वो यहाँ पर क्या करते हैं तो उनमें गुण होता है जो पौधों के वाष्पोत्सर्जन को बचाए रखते हैं जिसके कारण वो ज़्यादा देर तक जीवित भी रह सकते हैं। कैक्टस के पौधों की क्या विशेषताएं होती है? देखिए ये दिया हुआ था, ये अभी के लिए नहीं है, ये जो नोट्स लिए थे उनको मिल गया है। अब देखिएगा आगे प्रश्न को केवल आज हम लोग कवर अप करेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। हानिकारक और अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए बताइएगा। श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, वृद्धि या उत्सर्जन। तो हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को यहाँ पर उत्सर्जन कहा जाता है। भारत में किस राज्य के संतरे प्रसिद्ध है? नागपुर, कश्मीर, सेव या मुजफ्फरपुर। तो भारत में किस राज्य के संतरे सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो संतरा के लिए क्या है? नागपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत में किस राज्य के सेव प्रसिद्ध है? बताइएगा। नागपुर, कश्मीर, हाजीपुर या मुजफ्फरपुर। तो भारत के जो राज्य हैं उसमें यहाँ पर जो है सेव जो है कश्मीर का प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। काल के आधार पर इतिहास को कितने काल खंडों में बांटा गया है? तो काल के आधार पर इतिहास को 1, 2, 3 या 4 कितने काल खंडों में बांटा गया है? तो सभी को इसका नोट्स दे दिया गया है। सभी को इस नोट्स को ट्रिक से भी देख लिए हैं कि किस इतिहास को क्या कहता है, लेकिन जो अब तक नहीं जुड़ पाए हैं वे आप लोगों भी यहाँ पर सारे नोट्स को परचेज कर लेंगे, देख लेंगे और अभी तक आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल रही है तो आप सभी जरूर जुड़ जाएंगे। नहीं जुड़ते हैं तो फिर ये आपको कल से आपको 999 रुपये में ये कोर्स परचेज करना पड़ेगा। तो देखिए काल के आधार पर इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर है वैसा काल जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है उस काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या कोई नहीं। तो वैसा काल जिस काल में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है उसको हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। पुल्लिंग की पहचान करें। सोना, लोहा, तांबा या सभी। तो देखिए इसमें जितने भी धातु वाली चीजें होती है ना, सोना, लोहा, तांबा, ये सभी जो है यहाँ पर चांदी को छोड़ करके सभी जो है हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग की पहचान करें। जौ, धान, गेहूं या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। तो इसका नोट्स देखिए बना हुआ था, मक्का को छोड़कर सभी अनाजों के नाम जो है वो पुल्लिंग में होते हैं। पुल्लिंग की पहचान करें। नीलम, मोती, हीरा या सभी। तो देखिए ये जो पत्थर है, जो माणिक्य पत्थर है, नवरत्न पत्थर है, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। इसमें सभी होगा। ठीक है, रत्नों का नाम जो है हमेशा पुल्लिंग होता है। 2 का पावर 5 का मान कितना होगा? देखिए 2 का पावर 5 का मान यानी 2 कितने बार हम लिखेंगे? 5 बार लिख सकते हैं ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी की 32। इसका राइट आंसर 32 होगा जो कि डी में है।